सभी दोस्तों का बेस्ट स्टडी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हैं। यह प्रश्नोत्तर उनकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे, क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षा से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि इन प्रश्नों को अगर देखा जाए तो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं यह प्रश्न, और यह प्रश्न आपको कोई नहीं बताएगा। तो सबसे पहले हम ही आपको बताने के लिए वीडियो बनाया है, जिसमें हम आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराएंगे। और यह प्रश्नोत्तर आप भली भांति पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा में अवश्य आएंगे। और दोस्तों उससे पहले एक खास बात, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटा बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, पार्श्व शाक कर्तन क्या है? पार्श्व शाक कर्तन क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें, शीर्ष कर्तन क्या है? दोस्तों किसी वृक्ष या किसी पौधे का ऊपर का भाग काट देना ही शीर्ष कर्तन कहलाता है। तो पार्श्व शाक कर्तन से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही उत्तर है, शीर्ष कर्तन के 8 से 10 दिन के बाद पत्तियों के कक्ष में उपस्थित कलिकाओं से छोटी छोटी शाखाएं निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। शीर्ष कर्तन के 8 से 10 दिन बाद पत्तियों के कक्ष में उपस्थित कलिकाओं से छोटी छोटी शाखाएं निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। इनको अंतःभूस्तारी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको अंतःभूस्तारी कहते हैं। और अंतःभूस्तारी को तोड़ना ही पार्श्व शाक कर्तन कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न में 2 प्रश्न आपके बनते हैं कि अंतःभूस्तारी किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि शीर्ष कर्तन के 8 से 10 दिन बाद पत्तियों के कक्ष में उपस्थित कलिकाओं से छोटी छोटी शाखाएं निकलना प्रारंभ होती हैं। अर्थात 8 से 10 दिन बाद पत्तियों के कक्ष से उपस्थित कलिकाएं जो छोटी छोटी प्राप्त होती हैं या निकलना प्रारंभ होती हैं, उनको अंतःभूस्तारी कहते हैं। और अंतःभूस्तारी को तोड़ना पार्श्व शाक कर्तन कहलाता है। समझ रहे हैं ना आप कि अंतःभूस्तारी को तोड़ना ही पार्श्व शाक कर्तन कहलाता है। और अंतःभूस्तारी किसे कहते हैं? अंतःभूस्तारी उसे कहते हैं कि किसी पौधे के शीर्ष कर्तन के बाद पत्तियों के कक्ष में उपस्थित कलिकाओं से छोटी छोटी जो शाखाएं निकलती हैं, उनको अंतःभूस्तारी कहते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यह प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। गन्ने में पेड़ी से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में बताइए। तो इसका सही उत्तर है, गन्ने की बोई गई फसल की कटाई के बाद उसी खेत में बोई गई फसलों से की जड़ों से गन्ने की नए पौध तैयार होती है। इन पौध के कारण गन्ने में जो फसल प्राप्त होती है उसे गन्ने की पेड़ी कहते हैं। अब आपको बताते हैं गन्ने की फोड़ी से आप क्या समझते हैं। जैसे कि गन्ने की जो पेड़ी होती है, सबसे पहले हम लोग गन्ने को बो देते हैं, उसका जो फसल तैयार हो जाती है उसको काट लेते हैं, खेत को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो जड़ें बचती हैं गन्ने की, उससे जो दोबारा फसल तैयार होती है और जो हमें फसल प्राप्त होती है उसे गन्ने की पेड़ी कहा जाता है। अब बात करते हैं तंबाकू में शीर्ष कर्तन से आप क्या समझते हैं। तो तने के सबसे ऊपर वाली कलिका को या पुष्पक्रम को इसके साथ वाली 2 से या 3 छोटी छोटी पत्तियों को तोड़ने की क्रिया को शीर्ष कर्तन या टॉपिंग कहते हैं। शीर्ष कर्तन दोस्तों 2 प्रकार का होता है, वो भी आपको बताएंगे किस प्रकार के होते हैं। तो तने के ऊपर की जो कलिका या भाग जो होता है, पुष्पक्रम होता है वृक्ष के या पौधे के, उसकी 2 या 3 छोटी पत्तियों को तोड़ने की क्रिया को शीर्ष कर्तन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? टॉपिंग लो अर्थात शीर्ष कर्तन मंद। इसमें पुष्पक्रम के साथ 2 से 3 ऊपरी पत्तियां तोड़ दी जाती हैं। यह क्रिया पुष्पक्रम के निकलने से पहले की जाती है। जो टॉपिंग लो यानी कि शीर्ष कर्तन मंद जो होता है, यह 2 से 3 पत्तियों को तोड़ दी जाती है। जो पुष्पक्रम होता है उसके साथ 2 या 3 पत्तियां ऊपर की तोड़ दी जाती हैं। यह क्रिया पुष्पक्रम निकलने से पहले की जा सकती है, यह बाद में नहीं की जाती है। फिर एक होती है टॉपिंग हाई अर्थात शीर्ष कर्तन अधिकतम।
इसमें केवल पुष्पक्रम को ही तोड़ते हैं और यह जो क्रिया होती है यह पुष्पक्रम निकलने के बाद होती है, ना कि पहले। अब बात करते हैं प्राइमिंग। प्राइमिंग से आप क्या समझते हैं? दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप कहीं पर नोट कर सकते हैं। प्राइमिंग उसे कहते हैं तंबाकू की जो निचली पत्तियां होती हैं सबसे पहले पककर तैयार होती हैं। यानी कोई भी पौधा हो उसकी जो नीचे की पत्तियां होती हैं वो पहले ही पक जाती हैं, अर्थात पीली पड़ जाती हैं। पकना या आप ये समझ लीजिए सूख जाना, पककर तैयार हो जाती हैं। तंबाकू एक फसल है जिससे नशा की या दवाइयाँ वगैरह बनती हैं। तो जो तंबाकू की जो निचली पत्तियां हैं उन्हें सबसे पहले पककर तैयार हो जाती हैं। इसके पश्चात क्रमशः ऊपर की पत्तियां और अंत में सबसे ऊपर की। आप इस तरीके से ग्राफ में समझ सकते हैं, जैसे कि ये तंबाकू का वृक्ष है, ये तंबाकू का पौधा है, जो ये पत्तियां हो गई, ये पत्तियां हो गई और ये सभी पत्तियां हैं। तो जो सबसे पहले जो पत्ती तैयार होती है पककर, वो नीचे की पत्तियां तक पककर तैयार होती हैं। उसके बाद ऊपर की, फिर उसके बाद ऊपर की। इसमें जो नीचे से ऊपर की ओर क्रम चलता है, सबसे पहले नीचे की पत्ती पकती है, फिर उसके बाद उस ऊपर की, उसके बाद उसके ऊपर की। इस प्रकार सभी पत्तियां पकने का एक समय नहीं होता, यानी कि आगे पीछे पकती रहती हैं। अच्छे गुण वालों उत्पाद प्राप्त करने के लिए जैसे जैसे पत्तियां पकती हैं पौधे से अलग कर दी जाती हैं। इस प्रकार से कटाई को प्राइमिंग कहते हैं, अर्थात जो पत्ती पककर जाती है उसे पौधे से अलग कर दी जाती है। पत्तियों को पौधे से अलग करने की क्रिया को प्राइमिंग कहते हैं। और दोस्तों इसी विधि से तंबाकू की कटाई होती है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, आपको बहुविकल्पित प्रश्न आता है कि प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है, और ऑप्शन दे दिया जाए तंबाकू हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया और भी नाम दे दिया गया। तो उसका जो सही उत्तर होता है वो होता है तंबाकू, क्योंकि तंबाकू में जो कटाई छटाई होती है वो प्राइमिंग विधि से ही होती है। अब बात करते हैं गन्ने के कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। गन्ने से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो नंबर 1 हो गया शक्कर, नंबर 2 गुड़, नंबर 3 खांडसारी, नंबर 4 खोई और नंबर 5 सीरा। बहुत दोस्तों के मन में विचार आता होगा कि खांडसारी क्या होता है, खोई क्या होता है और सीरा क्या होता है, शक्कर क्या होता है, गुड़ क्या होता है। तो दोस्तों शक्कर को हम लोग अधिकतर नाम से चीनी के नाम से जानते हैं या शुगर के नाम से जानते हैं। गुड़ होता है, गुड़ आपने देखी होगी, ये पीली पीली होती है और इसके जो सबसे पहले गन्ने से खंडसारी या गुड़, पहले गुड़ प्राप्त होती है, फिर खांडसारी वगैरह बनती जाती है। जो खांडसारी होती है यह एक प्रकार की अपस्कृत कच्ची सफ़ेद चीनी होती है, जो गन्ने की गाढ़ी चाशनी से बनाई जाती है। यह ना तो प्रचलित होती है और ना ही इसमें कोई हानिकारक रसायन और संयोजक होते हैं। यह खनिज और पोषक तत्वों से भरपूर है, जो इसे परिष्कृत रासायनिक रूप से उपचारित चीनी की तुलना में स्वस्थ विकल्प बनाता है। जो खांडसारी होती है इसी में केमिकल मिला के हमको चीनी प्रदान की जाती है, क्योंकि जो खांडसारी का जो कलर होता है वो साफ़ नहीं होता है, वो हल्का भद्दा कलर होता है, जिस कारण उसे लोग पसंद नहीं करते हैं। इसलिए उसे साफ कर चीनी के रूप में प्रयोग किया जाता है। बल्कि जो खांडसारी होती है वही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का हानिकारक रसायन नहीं मिलाया जाता है। अब बात करते हैं नेपियर घास की 5 प्रजातियों के नाम। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि नेपियर घास की 5 प्रजातियाँ या 6 प्रजातियाँ या 2 प्रजातियों के नाम बताइएगा। तो इसकी जो प्रजातियाँ हैं वो एक हो गई है पूसा जॉइंट नेपियर, दूसरी है पूसा नेपियर फर्स्ट, पूसा नेपियर सेकेंड, फिर दूसरी है NB21 और 5वीं है PVN 87 और 6ठी है NB25, 7वीं है IGFRI 6 और 8वीं है IGFRI 7। दोस्तों ये जो प्रजातियाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार विकल्प में भी दे दिया जाता है कि पूसा जॉइंट नेपियर ये किसकी प्रजाति है, तो ये नेपियर घास की प्रजाति होगी, पीछे इसमें नाम दे दिया गया। बल्कि अगर दे दिया गया आपको कि IGFRI कौन सी प्रजाति है तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए आप इन्हें याद कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, ये कुछ ही हैं जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं, जो हमने आपके लिए लाए हैं। अब बात करते हैं कपास का वर्गीकरण। कपास के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं या कपास का वर्गीकरण करिए। तो दोस्तों जो कपास का वर्गीकरण है वो निम्न प्रकार से है। वो निम्न प्रकार से ऐसे जो कपास होती है उसका जो नाम है दूसरा, उसे कहते हैं गोसिपियम स्पेसीज। इसके 2 भाग हो जाते हैं, एक हो जाता है पुराने विश्व की कपास, एक हो जाता है नए विश्व की कपास। जो पुराने विश्व की कपास है उसे देसी कपास भी कहते हैं और जो नए विश्व की कपास है उसे अमेरिकन कपास भी कहते हैं।
पुराने विश्व की कपास है उसके दो भाग हो जाते हैं, एक हो जाता है गोसिपियम आर्वेरियम और दूसरा हो जाता है गोसिपियम हार्वेसियम। और जो नए विश्व की कपास है यानी कि अमेरिकन कपास, उसके दो भाग हो जाते हैं, एक हो जाता है गोसिपियम हिरसुटम, एक हो जाता है गोसिपियम बारबेडेनस। उसके बाद जो गोसिपियम आर्वेरियम है उसके तीन भाग हो जाते हैं, एक हो जाता है टिपिकम, एक हो जाता है नेकेलेक्टम, एक हो जाता है सरनम। उसके बाद बात करते हैं गोसिपियम हार्वेसियम की, इसके भी तीन भाग हो जाते हैं। इसके तीन भाग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 टिपिकम, नंबर 2 फ्रूटिसेस और नंबर तीसरा हो जाता है अफ्रीकेनम। अब बात करते हैं गोसिपियम हिरसुटम, यह अमेरिकन कपास का एक भाग है। इसके भाग हो जाते हैं नीचे चलकर 4, ये हो जाता है फॉर्मो इंडिका, नंबर 2 फार्मो बेंगोलोनिस और नंबर तीसरा है छोटे रेशे वाली और नंबर 4 है बड़े रेशे वाली। उसके बाद बात करते हैं गोसिपियम बारबेडेनस, यह भी अमेरिकन कपास का दूसरा भाग है और इसके भी आगे चलकर दो भाग हो जाते हैं, एक हो जाता है ब्रेसिलेंस और एक हो जाता है डरविन। तो दोस्तों यह जो कपास का जो क्या कहते हैं वर्गीकरण है ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि आप कपास का वर्गीकरण करिएगा, तो कुछ दोस्त रह जाते हैं इनको नहीं मालूम चलता है कपास का वर्गीकरण कैसे किया जाए। तो आपके लिए हम लाए हैं, आप इससे आसान आपको कहीं नहीं मिल सकता है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा और जो कि आपकी परीक्षा में अधिकतर पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं मक्के के संक्षेप में वर्णन कीजिए। दोस्तों एक बार फिर अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि चैनल पर आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ में वीडियो को ज़्यादातर लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुँच सके, जो कि उनके लिए भी उनकी परीक्षा के लिए लाभदायक साबित हो और वो भी इससे पढ़ सकें। अब बात करते हैं मक्के के संक्षेप में वर्णन कीजिएगा। ये जो दोस्तों मक्के का जो संक्षेप में वर्णन है यह परीक्षा में अधिकतर ही पूछा जाता है और शायद अगली बार भी पूछा जाए, क्योंकि इसके भी आने की संभावना 80% है, क्योंकि यह हर बार परीक्षा में नहीं पूछा जा चुका है लेकिन पूछा जाता है और संभावना इसकी 100% ही रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो मक्के के दाने के प्रकार के मक्के का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। तो इसका जो पहला वर्गीकरण है वो है जियामेज ट्यूनिकाटा। जियामेज ट्यूनिकाटा यह एक प्राचीन किस्म है और इसकी खेती नहीं होती है। इसे पोटकार्न भी कहते हैं। इसका प्रत्येक दाना और फिर संपूर्ण भुट्टा छिलके से ढका रहता है, लेकिन इसका व्यापारिक महत्व नहीं रह गया है। तो दोस्तों यह जो जियामेज ट्यूनिकाटा है यह एक प्राचीन किस्म है और इसकी खेती नहीं की जाती है। इसे पोटकार्न नाम से भी पहचानते हैं या इसे पोटकार्न भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पोटकार्न किसे कहा जाता है, तो जियामेज ट्यूनिकाटा को पोटकार्न कहा जाता है। इसका जो प्रत्येक दाना होता है और फिर संपूर्ण भुट्टा छिलके से ढका रहता है, लेकिन इसका व्यापारिक महत्व नहीं रह गया है, इसलिए इसकी खेती नहीं की जाती है। अब आता है जियामेज एवेल्टा। इसे पॉपकॉर्न भी कहा जाता है। इसका उपयोग खीर लावा बनाने में होता है। इसके भुट्टे तथा दाने छोटे रहते हैं। दोस्तों हम सभी ने पॉपकॉर्न खाया है, लेकिन ये नहीं जानते कि पॉपकॉर्न बनता किसका है। बनता मक्के का है, पर ये नहीं जानते थे कि किस चीज़ का जानते। तो आपको बता दें कि जो पॉपकॉर्न बनता है वो जियामेज एवेल्टा, यह एक मक्के की जाति है जिसका ये पॉपकॉर्न बनता है। अब बात करते हैं जियामेज एमासिलेसिया। इसे मुलायम मक्का भी कहते हैं। इसके दाने नरम होते हैं और इन्हें पीसकर आटा बनाया जाता है। इसे आटे का मक्का भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आटे का मक्का भी कहते हैं। चौथा है जियामेज स्केलेटा। साधारणतः इसे मीठी मक्का भी कहते हैं। इसमें मांड की तुलना में चीनी अधिक होती है। इसके भुट्टे को हरा ही उबालकर खाया जाता है व इनकी डिब्बाबंदी भी की जाती है। अगला आता है जियामेज इंडेंटाटा, जिसे डेंट कार्न भी कहते हैं। इसके दाने सूखने पर ऊपर गाढ़ा बन जाता है। प्रायः इसकी खेती सबसे अधिक होती है। अधिकतर सफ़ेद व पीले रंग के दाने होते हैं। सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है? तो जियामेज इंडेंटाटा की होती है। इसे डेंट कार्न भी कहते हैं। इसके दाने सूखने पर ऊपर गाढ़ा बन जाते हैं। अगला है जियामेज इंडुराटा। इसे फील्ड कार्न भी कहते हैं। इसके भुट्टों के दाने कुछ कड़े माड़ी युक्त और चिकने होते हैं। इसका आकार गोल तथा माप छोटी होती है। भारत में अधिकतर इसे ही उगाते हैं। अगला आता है मोमी मक्का। जो मोमी मक्का होता है इसे बैक्सिक कॉम भी कहते हैं। इस
मक्का के दाने देखने तथा काटने पर मोम की तरह चिकने निकलते हैं, अतः इन्हें मोमी मक्का भी कहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें, जिससे कि वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।